नेताजी सुभाष चंद्र को लेकर के कि साहब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, और जितनी एविडेंस दी गई वो सब जबानी एविडेंस थी, हबीबुर रहमान की हो, चाहे जापानी डॉक्टर की हो, चाहे किसी की हो। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये एविडेंस दी कि नहीं वो सबमरीन से गए, प्लेन वापस उतर गया था, वो प्लेन से वापस आ गए, और एक नहीं दसियों लोगों ने वो एविडेंस दी कि हमने इन चीजों को देखा, इन लोगों की एविडेंस को तो कमीशन ने हियर से कह करके अलग हटा दिया, और दूसरी जो एविडेंस थी उसको हियर से कह के मान लिया। यह है इतिहास को तोड़ने का तरीका। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, हमारे इतिहास से एक सबसे बड़ा खिलवाड़ यह किया गया कि हमारे इतिहास को मिथक कह के डाल दिया गया। जो ओरल ट्रेडिशन थी हमारी, द्वारका को ही दीजिए, द्वारका को इन्होंने मिथक बता दिया। और आज जब डॉक्टर राव ने समुद्र के नीचे खुदाई करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी द्वारका की नगरी ढूंढ ली, तो इनके मुंह बंद हो गए। साइंटिफिक हिस्ट्री ये कहती है, जिसका खुद मार्क्सवादी और ये बहुत प्रचार करते हैं कि भाई किसी भी विचार को, किसी भी तथ्य को हम जांचे, हम परखे, हम रिसर्च करें, तब अपना निर्णय दें। ये तरीका नहीं है कि हम सिंपली ये कह दें कि साहब ये तो है ही नहीं। ठीक है सर। प्रोफेसर एसी झा हमारे साथ हैं, वे इतिहासकार हैं। कितना इतिहास यहाँ बदल जाता है। प्रोफेसर एसी झा, हमें जरा बताइए, जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं, तोड़ना मरोड़ना, जो पेश करना, प्राइमरी सोर्स से खिलवाड़ करना, उसे नहीं मानना, कुछ अपना नया बना देना और बहुत सारी किताबों में लिख देना और दुनिया को पढ़ाना और बताना कि यही सत्य है। तो हमें जरा बताइए, यहाँ पर जो इतिहास की बात अभी अमित शाह ने की 2 दिन पहले, अमित शाह क्या क्यों, ये सवाल चारों तरफ है, क्या हम गलत इतिहास पढ़ रहे हैं या गलत इतिहास के कब्जे में आ गए? देखिए, मुख्य बात यह है कि कोई भी इतिहास में जो निष्कर्ष होता है वो अंतिम नहीं होता। यानी इतिहास में आप कहें कि यही लास्ट है, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो निरंतर स्रोत पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे स्रोत नए नए आते जाते हैं, खासकर पुरातात्विक स्रोत, कुछ लिटरेरी स्रोत, तो वो जुटते चला जाता है। पुरानी वाले जो है मैटर, तथ्य, वो तो रहते सवालों में तो ये है कि आधा इतिहास तो मुगलों के ऊपर ही भर दिया गया, तो हमारे भारत के असम के जो राजा थे उनका कोई जिक्र नहीं है, और इतने वंश चले उन सभी का जिक्र नहीं है। तो ये कैसा इतिहास हम पढ़ रहे हैं? हाँ, नेचुरली जैसे इतिहास का जो कालखंड बनाया गया भारत में शुरुआती है, तो अंग्रेजों ने जो बनाया था कालखंड, तो उसी हिसाब से आजादी के बाद बहुत वर्षों तक वो चलता रहा। हालांकि धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी हुए हैं। ये बात सही है कि कुछ मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण थे उन सबको अवॉइड किया। जैसे हम मध्यकाल का एक एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुगलों पर बहुत लिखा गया, ठीक है, लिखा भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें छोड़ा गया वो अन्याय है। जैसे मध्यकाल में आप देखेंगे कि कम ही समय के लिए, परंतु हेमराज विक्रमादित्य, जो हुमायूं के मरने के बाद आगरा और दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था उसने, और मुगलों को फेंक देगा था। यहाँ तक कि अकबर को सलाह दी गई थी कि हिंदुस्तान छोड़ के वो चला जाए काबुल, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गया। वो ठीक है, लेकिन उसने जो विजय सब किए, जो उसके हैं कुछ ही शासनकाल में जो उपलब्धियां सब है, उन सबको पूरी तरह नकार दिया गया। आप मध्यकाल के इतिहास में देखें तो हेमू पर 1 लाइन 2 लाइन कहीं मिल गया, वही बहुत है। तो ये जगह किसने नहीं दी? अगर ठीक है, जिनके पास से ये प्राइमरी सोर्सेज काफी करीब थे, उन्होंने जगह क्यों नहीं दी इन बातों को लेकर जिन पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं? उन्हें तो जगह देनी चाहिए था ना उस चैप्टर, कोई तो एक चैप्टर होना चाहिए था ऐसा। होता क्या है, देखिए इतिहासकारों के कई स्कूल होते हैं, कई विचारधारा है। हम लोग भारत में कैम्ब्रिज स्कूल यानी पाश्चात्य विचारधारा, राष्ट्रवादी स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल, 4 स्कूल से ध्यान में रखते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो खास रूप जो बहुत पॉपुलर हुई और अभी तक भी पॉपुलर है, हाल तक भी, तो उसने मेनली आर्थिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए इतिहास रचना आरंभ की। और उन लोगों ने तो निराशाजनक इतिहास किसने लिखा? अमित शाह ने किसके ऊपर इशारा किया? निराशाजनक इतिहास किसने लिखा, जरा बताइए। हाँ, उन्होंने अगर किया है ये इशारा तो 2 की ओर, एक तो पाश्चात्य इतिहास का, दूसरा मार्क्सवादी वामपंथी इतिहास का उन्होंने किया। वामपंथियों ने निश्चित रूप से खासकर प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत ही तोड़ा मरोड़ा है, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि आर्य का आक्रमण, ये जो बार बार मार्क्स वाले लिखते रहे हैं, वो तथ्य को बिल्कुल छुपाने जैसी है। वो बिल्कुल वही कॉपी कर रहा है जो अंग्रेजों ने लिख करके दे दिया। जबकि आर्य का आक्रमण एक मिथक है, इतने स्रोत मिल चुके हैं कि भाई यही के निवासी थे, उन सबको दबाया गया।
आज को विदेशी बता करके ये दिखाया है कि नहीं, जो सभ्य लोग होते थे वो बाहर से ही भारत में से आते थे। अब आप सोच सकते हैं कि 1920 के दशक में ही एसी दास ने, बहुत फेमस इतिहासकार ने, आर्यों के सप्त सैंधव प्रदेश का मूल स्थान को स्वीकार किया था। गंगानाथ झा बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने आर्यों के मूल स्थान भारत में ही थे इसे बताया था, और ये सब बात 1920 के दशक की। लेकिन आजादी के बाद जब खास के वामपंथी लोग सब आए हैं 1970-80 के दशक में, तो इन लोगों ने सीधे वही बात मानी जो अंग्रेजों ने लिखा था। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार? अच्छा, ठीक। हाँ, देखिए, यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। झा साहब को मालूम होगा ये कि के दत्ता साहब ने बिहार की 1857 की पूरी डॉक्यूमेंट्स की किताब छापी, बहुत मशहूर किताब। उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट वो चिट्ठियां छापी जिनमें 1946 में कंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की बात की। 1956 की चिट्ठी मौजूद है, सॉरी 1856 की चिट्ठी मौजूद है, 1846 और 1856 की चिट्ठियां मौजूद है, जिसमें वो 1857 की पूरी प्लान बना रहे हैं। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उस पर अपनी आंखें बंद कर ली और कि 1857 जो म्यूटिनी थी, सामंतवादी विद्रोह था, उस पर शुरू हो गए। बार बार ये जिक्र आया, मैंने म्यूजियम बनाते हुए उसको अभी डाला कि कंवर सिंह जिस समय आजमगढ़ की तरफ चले तो बिहार के अंदर जो घसियारे थे, उन घसियारों ने अंग्रेजी घुड़सवार फौज को घास देने से इनकार कर दिया। आप समझिए कि युद्ध के अंदर इसकी कितनी महत्ता है। तो अंग्रेजों को बहिष्कार करने का श्रेय मैं उन बिहार के घसियारों को दूंगा, ना कि गांधी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जरा हम आपसे बात करना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये चीजें बढ़ती चली गई हैं और अभी भी बढ़ी हुई हैं। एक वो जो हमारे घर में हमारा छोटा भाई है, वो कुछ जो पढ़ रहा है वो अपने तरीके से अपने इतिहासकार को पढ़ रहा है, और मैं जो पढ़ रहा हूँ अपने इतिहासकार को पढ़ रहा हूँ, और ऐसे में एक जो क्लैश है इस बात को लेकर है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, वो कह रहा है कि भैया आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। तो आखिरकार ये जो सोर्स से निकली हुई धारा है, ये कहाँ जाकर गड़बड़ होती है? और जो सवाल अमित शाह उठा रहे हैं कि इतिहासकारों को अब कुछ ऐसा लिखना चाहिए, कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे पता चले, हमारे भारत के गौरव के बारे में पता चले, तो क्या अब तक जो हम करते आए हैं उसमें कहां लूप फॉल्स है? नहीं, देखिए, इतिहास में तथ्य पवित्र होते हैं, विचारधारा का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। विचारधारा अलग अलग लोगों की हो सकती है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या लिटरेरी सोर्सेज हो, रिलीजियस सोर्सेज हो, नॉन रिलीजियस सोर्सेज हो, उसके सोर्सेज क्या है, या फॉरेन राइटर्स जो उस समय आए और उन्होंने चीज़ों को देखा, लिखा, उसके आधार पर चीज़ों को इंटरप्रेट करनी चाहिए। जब चीज़ें भटकती हैं विचारधारा के नाव पर सवार होकर के, तो वहाँ पर तथ्य के साथ छेड़छाड़ होती है। कुछ तथ्य को छिपा लिया जाता है और कुछ तथ्य को एग्जैगरेट कर करके, बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर अतीत में हमारे गौरवशाली कुछ चीज़ें रही हैं, अगर उसको हम बढ़ा करके लिखेंगे, हर कालखंड में हमारे देश में जो वो गौरवशाली पार्ट रहा है। अभी आप चर्चा कर रहे थे असम की, अहोम राजा वहाँ के हुआ करते थे और 600 वर्षों तक असम में उन्होंने किया था। बख्तियार खिलजी को और औरंगजेब दोनों को उन्होंने पराजित किया था। जो पांडे वंश है यहाँ पर, जो चालुक्य हैं, जो यहाँ पर समुद्रगुप्त है, जो मौर्य वंश का इतिहास, कितने लोग जानते हैं? अगर इतिहासकारों को अगर छोड़ दें तो कितने लड़के इसे पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के अलावा तो निकल ही नहीं पाए इससे। टीपू सुल्तान से तो निकल नहीं पाए। ऐसा नहीं, ऐसा है विवेक जी, मैं एक चीज को स्पष्ट कर दूं आपको। अगर क्लासेज में पढ़ाना है तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट बना हुआ है जिसमें इनके बारे में बताया जाता है। मेडिएवल हिस्ट्री में जो आप सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल तक चीज़ों को पढ़ाया जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो 1857 से लड़ाई लड़ी गई या 1757 की लड़ाई लड़ी गई या 1947 का जो एरा रहा, उसको भी पढ़ाया जाता है। हम इससे ये नहीं कर सकते हैं कि उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ताकत कहाँ से मिलती है? अगर जो हमारा गौरवशाली पार्ट रहा है जिसमें लोगों ने एक बेहतर शासन दिया,
कोई जीता कौन हारा ये इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता है, उनका आउटकम क्या रहा। उन्होंने अगर वो जीता और जीतने के बाद फिर उस क्षेत्र विशेष के लिए किया क्या, अगर इसका इतिहास में कोई चर्चा नहीं है तो फिर आक्रांताओं का इतिहास पढ़ा करके बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? ये पॉइंट है। अगर वो विराम के लिए एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा हम कांग्रेस के पास चलेंगे और बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए, क्योंकि सवाल तो है भाई, सवाल है, क्योंकि ये तो हमारी भी पढ़ाई लिखाई पर सवाल हो गया कि जो हम पढ़ कर आए आज हमें भरोसा नहीं हो रहा है वो सही पढ़ा या फिर गलत पढ़ा। अभी तक तो मूवीज में जो दिखाई जा रही है बात उसे ही मानते हैं। कश्मीर के बारे में अमिताभ बच्चन की फिल्म में जो बताया गया और राखी ने उस पर जो जवाब दिया उसे हमने सच मान लिया, लेकिन कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर के बारे में बताया गया उसे लोग सच क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर कुछ ऐसी किताबें, कुछ बढ़िया बातें अगर वहां से निकल कर आ रही हैं तो उसके बारे में आज हमें क्यों जानकारी मिल रही है उम्र के इस पड़ाव पर? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसलिए अच्छी बात, अच्छा इतिहास और अच्छे इतिहासकार के बारे में यह चर्चा हो रही है, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।